जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनॉमियल डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट दोनों डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पिछले विगत वर्षों में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, और कुछ मॉडल पेपर जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि चर पद क्या होता है और अचर पद क्या होता है। चर पद हम उसे कहते हैं जिसका मान नियत नहीं रहता और स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मतलब कि एक ऐसा मान जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ये हर समय पे एक जैसा नहीं रहता है, वो अपने स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी या फिर इंग्लिश वर्ड का कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी अक्षर इंग्लिश शब्द का, वो जिसका मान फिक्स ना हो, अपने स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो एक्स किसी परिस्थिति के अनुसार हम बदल जाएगा। जैसे कहीं पे x इक्वल टू 2 है तो फिर x इक्वल टू कहीं 3 है, एक्सेट्रा। मतलब ये हमेशा कहीं ना कहीं अपने रूप को स्थिति के अनुसार चेंज करता रहेगा। अब अचर पद क्या होता है? जिसका मान नियत रहता है। कहने का मतलब है कि इसका मान कभी मतलब बदलता नहीं है, स्थिति के अनुसार इसका मान बदलता नहीं है। जैसे कह सकते हैं कि वो 5 लोग हैं, वो 5 लोग तो 5 ही रहेंगे ना, उसमें से कोई आधा कट तो जाएगा नहीं, या फिर अब चला जाए उसकी बात दूसरी है, लेकिन वो 5 ही आदमी रहेंगे। या फिर कह सकते हैं कि कोई टेबल है वो 5 है, बिना उसमें कोई क्रिया किए तो 5 टेबल से 4 टेबल होगी नहीं, इसीलिए वो अपने आप बदलेगी नहीं, मतलब उसका मान बदलता नहीं है। एग्जाम्पल में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, मतलब एक्सेट्रा, इसी तरह से कि जिसका मान बदले ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो गणितीय संक्रियाओं के साथ चर अचर से बने हों। कहने का मतलब है कि व्यंजक गणितीय संक्रियाओं प्लस चर और अचर, इन दोनों तीनों का यूज़ करके बने हों। अब गणितीय संक्रियाएं क्या हैं? जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, इन सब को हम गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जो चर है, हम चर को सपोज कर लेते हैं x है, अचर ले लेते हैं 3 है, और गणितीय संक्रिया मतलब माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं, प्लस फिर एक चर ले लेते हैं y, इसके आगे कोई भी अचर ले लेंगे, सपोज कर लीजिए 2 ले लिए। इसमें जो ये प्लस है ये होता है गणितीय संक्रिया, और जो ये 3 है इसका मान फिक्स है, मतलब कह सकते हैं कि ये इसका मान निर्धारित है, तो ये अचर होता है। और x जो है इसका मान निर्धारित नहीं है, ये स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, मतलब निर्धारित नहीं है, स्थिति के अनुसार बदलेगा, तो ये चर पद हो गया। तो जो ये पूरा समीकरण हो गया, मतलब कह सकते हैं कि समीकरण तो नहीं कह सकते, जब इक्वल टू 0 होगा तो समीकरण वो कहलाएगा। ये जो पूरा है इसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लें, 2a + 3b + 4, इसमें भी क्या है, प्लस प्लस, या फिर यहाँ प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं। प्लस और माइनस ये गणितीय संक्रिया हैं। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ये अचर पद हैं तीनों, मतलब ये निर्धारित हैं, इनका मान बदलेगा नहीं। और ए और बी ये जो दोनों हैं ये चर पद हैं, ये अपने अनुसार बदलती, मतलब अपने स्थिति के अनुसार ये बदल जाएंगी। इन्हीं सब के जो मतलब होता है, इन्हीं सब का जो गणितीय संक्रिया होती है और सब को मिला के ही हम बीजीय व्यंजक बनाते हैं, या फिर बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद चर अचर के गुणांक
तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव व गुणन वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई चर हो और अचर हो, उसका गुणांक हो। गुणा का मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि चर और अचर का गुणांक हो, जैसे 3x + 2y। ये चर है, सॉरी ये चर है और ये अचर है, तो कह रहा हूँ उनका गुणांक, मतलब ये इनटू के फॉर्म में हो, मतलब कैसे तो गुणा के फॉर्म में हो, तो ये अगर इसके आगे कोई सिंबल नहीं लगा है तो ये गुणा ही है। मतलब 3 × x हो या 2 × y हो, तो कह सकते हैं 3x + 2y, मतलब 3 और x दोनों के बीच गुणा है। तो यही कह रहा है कि चर और अचर के गुणांक हो तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो इसके आगे सिंबल है ये प्लस माइनस, मतलब या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। जोड़ घटाव और गुणा, इन्हीं तीन बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। और इसका मतलब है कि इसकी जो पावर होगी, जैसे x की पावर मतलब घात है, जैसे 3 है, x की घात 2 है, ये कभी माइनस में नहीं होगी, मतलब ऋणोत्तर नहीं होगी, मतलब ऋणोत्तर घातांक होगा। मतलब अगर इसमें ऋणोत्तर होता तो वो कह सकते थे कि मतलब -3 होगा, लेकिन ये ऋणोत्तर है तो इसमें -3 नहीं होगा, मतलब इसकी घात कभी माइनस में नहीं होगी। इसके जो ये सब लिखा है इसके कहने का अर्थ यही है। तो घातांक के जोड़ घटाव या गुणन वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि a, इसका फॉर्मूला जो होता है a1x1 + a2x2 x⁻², a3x⁻3 ... an × x⁻n, जहाँ a हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब प्लस माइनस में भी हो सकता है या फिर रूट में भी हो सकता है, कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो इसका n है मतलब घात जो है ये पूर्ण संख्या होगी। ये 0 हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 n हो सकती है। मतलब ये कभी ना तो माइनस में हो सकती, ना ही ऋण संख्या हो सकती है, और ना ही 1/2 के फॉर्म में, इस तरह के फॉर्म में हो सकती है, ना ही ये अपरिमेय संख्या के फॉर्म में हो सकती है। ये हमेशा पूर्ण संख्या होगी जो इसका घात रहेगा। एक एग्जांपल देखते हैं आप लोग बताइएगा कि जैसे एक हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समीकरण, ये 3x² + 2x + 3 = 0। आप इसको बताइए बहुपद है कि नहीं। आप देखेंगे इसमें कि जो इसकी संख्या है, मतलब सॉरी घात है, ये एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x की घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। अगर यही x की घात -2 होता तो ये बहुपद नहीं होता, लेकिन x की घात +2 है तो ये बहुपद है। जैसे इसको अगर हम ऐसे लिखें 3x⁻1/2 -1/2 + 2x⁻1 + 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बहुपद है कि नहीं, तो आप इसको कहेंगे बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी संख्या जो है मतलब इसकी घात जो है वो ऋणात्मक है, ये बहुपद नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग कि √3x² + 2x + 3, ये बहुपद है कि नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें √3 आया है, ये परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन हमने क्या कहा था कि जो इसका a1 है, a2 है या फिर a3 ... कुछ भी है, तो वो वास्तविक संख्या है, मतलब ये हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इसका घात केवल नहीं हो सकता है, ये केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आप घात पे ही नज़र रखिएगा, अगर वो पूर्ण संख्या तो वो एक बहुपद है। जनरली ये 1 नंबर में सवाल हर वर्ष करीब करीब पूछा जाता है, ऐसा नहीं कह सकते कि पूछा ही जाता है, लेकिन में भी हो सकता है कि इस साल भी आ जाए, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बहुपद के प्रकार पे।
तो मुख्यतः बहुपद तीन प्रकार का होता है, एक चर के आधार पर, एक घात के आधार पर, एक पदों के आधार पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चर के आधार पे। चर के आधार को अगर हम विभाजित करें तो अभी तीन पार्ट में देख सकते हैं, एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद। मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया कि चर क्या होता है। चर ऐसी संख्या होती है जो मतलब जिस डिफाइन नहीं की जा सकती, मतलब जो स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकता कि मतलब फिक्स वैल्यू उसकी नहीं बता सकता है कि वो x=5 होगा ही, तो वो स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। तो जैसे अब हम एक एग्जांपल लें, एक चर वाले बहुपद में ले लें कि x² + 2x + 3। तो इसमें देखिए कि जो चर है हमारा केवल x है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो ये होते हैं एक चर वाले बहुपद, मतलब उसमें चर की संख्या एक ही हो। अब दूसरे की बात करते हैं, दो चर वाले बहुपद क्या होते हैं, जैसे x है, 2x है, प्लस एक दूसरा बहुपद भी आ जाए, मतलब सॉरी दूसरा चर भी आ जाए, x है, इसके साथ y भी ला दें। तो इसमें देखिए x एक अलग चर है और y एक अलग चर है, मतलब इसमें दो चर हैं, इसीलिए इसको दो चर वाले बहुपद कहते हैं। अब तीसरे की बात करें कि तीन चर वाले बहुपद, सामान्य सी बात है कि इसमें दो चर हैं, इसमें तीन चर हो जाएंगे, 2x + y + y/z भी इसमें जोड़ दीजिए, तो इसमें तीन चर हैं, एक चर, दो चर और तीन चर, तो इसको हम लोग कहेंगे तीन चर वाला बहुपद। अब अगर ऐसे भी और भी आता है जिसमें चार चर हो, पांच चर हो, उसको सिंपल भाषा में हम लोग इसीलिए बहुपद यूज़ कर सकते हैं कि चरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ही हम लोग बहुपद यूज़ करते हैं। अब बात करें घात के आधार पर, तो सबसे पहले इसमें शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसमें आप सीधे देख लें घात शब्द आ रहा है, इसमें कह रहा है घात के आधार पर। घात क्या होती है, पावर, जैसे x⁻1, इसकी x की घात 1 है, x की घात 2 है, या फिर x की घात 0 है, इस तरह मतलब इसके आधार पर इसको विभाजित किया गया है, बांटा गया है। अब शून्य बहुपद क्या होता है, px = 0, मतलब p का कोई भी अचर हो, 0 हो, को शून्य बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे x की घात 0 है, मतलब इसमें x की घात बताई नहीं, जिसमें भी x की घात बताई नहीं जा रही है, फिर x की घात 0 है, x की घात या फिर y की घात 0 है, इसमें x की घात बताई नहीं है कि 1 है, 2 है या 3 है, मतलब शून्य है, तो जिसमें भी x की घात शून्य है वो शून्य बहुपद होगा। रैखिक बहुपद क्या होता है, इसमें जो घात है वो एक होगी, मतलब किसी भी चर पद की घात एक होगी, वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x की घात 1 है, +3 है, एक कोई भी इक्वेशन है, और इसमें y मान लेते हैं, y की घात 1 है, या फिर z की घात 1 है, मतलब जिसकी भी घात 1 हो, वो हमारा क्या होता है, रैखिक बहुपद। और द्विघात बहुपद, इस घात उसकी 2, द्वि का मतलब 2 हो, मतलब कह सकते हैं कि जिसकी घात 2 हो वो द्विघात बहुपद होती है। एग्जाम्पल में देखते हैं, x की घात 2 + 3x की घात 1 + 1, मतलब अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, इससे बड़ी घात और कुछ नहीं है। अगर इसमें रैखिक बहुपद आप लोग सोच रहे होंगे होगा, क्योंकि इसमें मतलब x की घात 1 भी है, लेकिन ये इसमें सबसे बड़ी घात देखेंगे, तो सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, y⁻² + x + 1, इसमें भी y की घात क्या है, 2, इसीलिए ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब त्रिघात में क्या होगा, जनरल सी बात है कि उसकी घात 3 हो जाएगी, जैसे x की घात 3 है, +x² है, +2x है, +1, इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, x की घात 3, इसीलिए ये त्रिघात बहुपद है। ऐसे भी और भी है, लेकिन आप जैसे जैसे घात बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका नाम आप नाम खुद ही रह सकते हैं। जैसे किसी की घात 5 है
तो उसको सीधा मतलब जैसे x की घात 5 है तो इसको आप कह सकते हैं कि 5 घात वाला बहुपद है। अब तीसरे प्रकार की बात करें पदों के आधार पर, तो इसमें आप दो ही प्रकार की ध्यान दें, बाकी होती तो बहुत है। जैसे एक पदी बहुपद क्या होता है? मतलब एक पदी बहुपद वो बहुपद होता है जिसका पद केवल एक हो। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि केवल x² है, मतलब केवल एक पद का बहुपद हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। और दूसरा दो पदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो, वो दो पदी बहुपद हो गया। जैसे x+2 या फिर x² + 3 या फिर कुछ भी लिख सकते हैं y² + 3, तो ये द्विपदी बहुपद हो गया। एक पदी बहुपद वो होता है जिसकी पदों की संख्या एक हो, और दो पदी बहुपद क्या होता है? जिसकी पदों की संख्या दो हो। दोस्तों, अगर द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में बात करें, तो माने कि अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं, मतलब दो शून्य के मतलब दो जीरोज हैं। किसके? द्विघात बहुपद की। जो बहुपद लिखा है हमारे सामने px = ax² + bx + c, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो x² 0 हो जाएगा, मतलब ये कह सकते हैं कि ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो वो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। तो अगर ऐसा इक्वेशन आए तो उसके शून्यकों का योगफल जो है, क्या? शून्यकों का योगफल मतलब जोड़, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये? शून्यक है। ये आगे क्वेश्चन में बहुत मदद करेगा। जनरली 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है ये प्रश्न, 4 या 5 नंबर में, जो जिसमें भी पूछा जाता है, लेकिन लॉन्ग प्रश्न में पूछा जाता है। तो जिसमें अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो उसमें क्या होगा? इन दोनों के शून्यकों का जब हम योगफल लेते हैं तो क्या करते हैं? -x का मतलब जहाँ x की घात 1 है, जिस चर की घात 1 है उसका अचर पद, मतलब उसका अचर पद, मतलब x, जिस x की घात 1 है उसका गुणांक, वो भी माइनस में लेंगे, ऋण में लेंगे। मतलब कह सकते हैं कि अगर ये b है तो यहाँ -b हम लेंगे। क्या समझ में आया आपको ना क्या कह रहा हूं मैं? जैसे कि कोई समीकरण है, मतलब वो कोई बहुपद है द्विघात जिसमें ax² + bx + c मान रहे हैं, इसमें जिसमें x की घात 1 हो, मतलब जिससे केवल x लिखा हो। अगर x लिखा है तो जनरल सी बात है उसकी घात 1 होगी। उसके सामने का गुणांक, मतलब जो उसका गुणांक होगा, तो इसका गुणांक क्या है? b। उसका क्या हम लोगे? माइनस में बाई x² का गुणांक, मतलब जिसकी घात 2 हो उसका गुणांक नीचे लेंगे। मतलब कह सकते हैं कि -b/a। b क्या है? -b क्या है? जो ऊपर का गुणांक है, मतलब x की घात 1 का गुणांक है, और a क्या है? x² के घात 1 का गुणांक है। तो ये हमारे जो शून्यकों का योगफल होता है वो ऐसे ही निकलता है। अब बात करें शून्यकों का के गुणनखंड का, मतलब गुणनफल का। अगर इनके गुणनफल का बात करें, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है? अचर पद। अचर पद आपको बताया था ना, जो खुद में आइडेंटिफाइड हो, मतलब खुद में बदले ना, स्थिति के अनुसार कभी वो बदलेगा ही नहीं। तो इसमें वैसी संख्या क्या है? c। ये बदलेगा तो है नहीं, ये या तो 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जो भी होगा, ये बदलेगा नहीं। तो इसके जो अचर पद है उसको हम लेंगे, और बटे में क्या होगा? x², मतलब x की घात 2 के गुणन, मतलब जो उसके गुणांक होगा, मतलब x² के गुणांक को नीचे लिखेंगे, x² का गुणांक। अचर पद क्या है? c। x² का गुणांक क्या है? a। मतलब गुणनफल निकालने के लिए c/a फॉर्मूला रखते हैं। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा, अभी कुछ कन्फ्यूज़न होगी, अभी जब हम लोग प्रश्न करेंगे तो उसके साथ हम लोग देखेंगे ये कैसे हो रहा है। अब हम लोग सीधा अपने प्रश्नों पे आते हैं। अब आते हैं अपने प्रश्नों पे। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न।
इसमें पहला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। आप जब पढ़ेंगे प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब जैसे इसमें नहीं शब्द जोड़ दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि √3x² -2√3x+5, बी है 9x² -4x +√2 और ये है 3/2x³ +6x² -1/√2x -8 और सी हम ये डी होगा। डी हमारे पास क्या है x + 3/x। अब आप इसमें बताएं कि कौन सा एक बहुपद नहीं है। जनरली एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले सालों में पूछा भी गया होगा। तो जैसे बात करें हम लोग ऑप्शन ए की, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि बहुपद क्या होता है कि जो हमारा चर पद है उसकी घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, मतलब माइनस में कभी भी नहीं होनी चाहिए, 1 -2 कभी नहीं होनी चाहिए। और जो उसके आगे का अचर पद है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए, मतलब वो अंडर रूट में भी हो सकती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, कुछ भी हो सकती है। तो आप इसमें देखेंगे तो इसके आगे का जो है अचर पद वो क्या है √3। जो हमारा चर पद क्या है x, उसकी घात क्या है प्लस में है, मतलब ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है। इसमें देखेंगे इसकी घात भी 1 है, मतलब ये क्या कह सकते हैं कि ये भी हमारा धनात्मक है। मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो बहुपद है। अब बी में देखते हैं, बी क्या है 9x², मतलब x की घात 2 है, हमारे चर की घात जो है वो 2 है, मतलब ऋणात्मक तो है नहीं। इसमें भी चर की घात 1 है, ये भी ऋणात्मक नहीं है। अब इसमें देखिए इसमें भी चर की घात 3 है, 2 है, 1 है, तो ये भी हमारा बहुपद ये भी है, मतलब इसमें भी ऋणात्मक नहीं है। अब इसमें देखते हैं डी ऑप्शन है क्या कह रहा है। x हमारा क्या दे रखा है कि x की घात 1 है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन अब हम इस x को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे 1 घात 3 की पावर x को, मतलब 3/x को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 3x घात -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे इसकी घात जो है ये बटे के फॉर्म में है, मतलब यहाँ नीचे तो प्लस है लेकिन इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी एक बहुपद नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह आपसे और भी प्रश्न पूछे, जैसा कि एक क्वेश्चन है कि x² + 1/x एक ले लीजिए और एक दूसरा आपको दे दें √x + √3x, यहाँ पे स्क्वायर +3, ये इसमें और इसमें हमारा कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि माइनस में है, जो बटे के फॉर्म में x में हो वो कभी बहुपद नहीं हो सकता, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और क्या हमारी डेफिनेशन यही, हमारी परिभाषा यही कहती है कि वो कभी उसकी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, मतलब चर पद की कभी घात जो है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे एक और एग्जाम्पल की बात करें हम लोग कि 3√x + 2x² + 3, आपसे अगर कहे ये बहुपद है कि नहीं है तो आप क्या जवाब देंगे। इसमें देखिए आप क्या है, हमारा चर पद मतलब चर पद जो है वो अंडर रूट में है, मतलब अगर इसको अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। तो देखिए ये भी ऋणात्मक है, तो ये भी हमारा क्या है बहुपद नहीं है। तो इसी तरह और भी जो प्रश्न होंगे आप ऐसे ही सबको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो पूछेगा कि ये बहुपद है या नहीं है, बस उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए दूसरे तरह का जो प्रश्न पूछा जाता है वो कोई आपको बहुपद दे देगा, उसके शून्यक निकालने को कहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसका सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। कहने का मतलब है कि इसके हम लोग शून्यक निकालेंगे। अब शून्यक निकालने के लिए सबसे एक अच्छी विधि क्या है जानते हैं, जो हमारे अचर पद के, मतलब जिसके साथ कोई चर पद नहीं होगा, उसके सामने का जो चिन्ह होगा, अगर वो माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, इन दोनों का गुणनखंड, मतलब कह सकते हैं
कि यहाँ पे 1 होगा तो 1 और 3 का गुणनखंड, और जो यहाँ पे होगा उस उन दोनों के जोड़ घटाव के बराबर आना चाहिए। अब जोड़ घटाव का कैसे पता चलेगा, वो मैंने आपको बताया कि जो घटाना है कि जोड़ना है, वो जिस अचर पद के साथ चर पद नहीं है उसके सामने का जो चिन्ह होगा वही हमेशा यहाँ पे करना होगा। जैसे इसमें यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों के गुणांकों जो गुणांक होंगे वो इक्वल हो गए इन दोनों के घटाव के। मतलब लिखे हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है 2x माइनस 3 है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस इसको 2 को हम कैसे लिखें कि इन दोनों का गुणनखंड होगा और इन दोनों के माइनस के बराबर होना चाहिए। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि 3 माइनस 1 x माइनस 3। देखिए आप 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 है तो 2 आ रहा है, और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 इंटू 1 ये भी आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये करेंगे प्लस हो जाएगा प्लस x माइनस 3। इसमें से इन दोनों में से x बाहर निकल रहा है, निकालेंगे x माइनस 3, इसमें से प्लस 1 बाहर निकल रहा है x माइनस 3। एक्स माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 बचेगा क्या, x प्लस 1। इसका हम लोग शून्य निकालने के लिए दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। इसको भी रखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। यही हमारा शून्यक हमारा 3 और माइनस 1। ये देखेंगे माइनस 3 और 1 किस में आ रहा है, माइनस 1 और 3 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए हम लोग का आंसर नंबर सी करेक्ट है। इसी तरह और भी प्रश्न सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग जो थोड़े बड़े प्रश्न में आएंगे जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब जैसे एक प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और माइनस 3 है। कह रहा है कि जिसके शून्यक जो है कितना है, 5 और माइनस 3 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे अगर द्विघात बहुपद के लिए है। तो मैं थोड़ा मिस कर गया था, एक फॉर्मूला है कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए आप उसको लिख लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे शून्यक देके और कहे कि इसमें बहुपद क्या है। अब देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, शून्यकों का योग मतलब इन दोनों का योग, 5 प्लस माइनस 3 एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब 5 इंटू माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 2x प्लस माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 15। यही हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर है। अब एक प्रश्न है कि m का मान निकालें जिसके लिए कि 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m, जहाँ x माइनस 3 से ये पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है कि x माइनस 3 बराबर हो 0 के। मतलब अगर वो कह रहा है किसी भी प्रश्न में अगर ऐसे इक्वेशन दे दिया, आपसे कह रहा है पूर्णतः विभाजित है, जो हमें दिया रहेगा जिससे विभाजित हो वो हमें जो दिया रहेगा उसको हम डायरेक्ट बराबर कर देंगे 0 के। मतलब कहने का मतलब विभाजित ही है कि उसके मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। जब वो कुछ नहीं बच रहा है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x कितना आ गया
3। इस तरह के प्रश्न में आप डायरेक्ट कीजिएगा। अगर कह रहा है कि इतने से विभाजित है तो उसको बराबर दिखाइएगा शून्य के। आप x का मान इस इक्वेशन में लिख रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस m में हम लोग पुट करेंगे, रखेंगे क्या, x इक्वल टू 3। 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 3 माइनस m। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 4 इंटू 9 माइनस, इसको सॉल्व करिए, इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है, 18 माइनस m इक्वल टू 0। 36 माइनस 18 माइनस m इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 18 माइनस m इक्वल टू 0। उस 18 को इसको उधर भेजेंगे तो कितना आएगा, माइनस m इक्वल टू माइनस 18, माइनस से माइनस कट गया, m इक्वल टू 18। हम लोग का m जो है वो 18 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। एक सिद्धांत द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल इतना दिया गया है। मतलब योग -3 है और शून्य का गुणनफल 2 है। तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि माना f ऑफ x, कि हम लोग पहले मानेंगे कि f ऑफ x का शून्यक अल्फा एंड बीटा है। अब देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है शून्यकों का योग। शून्यक हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दे रखा है, -3। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, मतलब उसका गुणनफल क्या दे रखा है, 2। तो हमने भी कुछ देर पहले एक शॉर्ट प्रश्न में एक फॉर्मूला आपसे जिक्र किया होगा, एक फॉर्मूले का, कि इसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी हाँ, अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला भी कुछ देर पहले हम लोग ने किया था। तब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, -3। एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, 2। एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 2। इसका यही आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर -6x-6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें ए का मान ज्ञात करना है। ए यहाँ पे क्या है, इसको कैसे करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे हम लोग को दे रखा है कि शून्यकों का गुणनफल, मतलब कि हम लोग को पहले शून्यक मानना पड़ेगा। तो हम मानते हैं, लिखते हैं कि पहले माना ए एक्स स्क्वायर -6x-6 का शून्यक अल्फा एंड बीटा है। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, कहा है कि शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमें, इक्वल टू 4। तो हम इससे, अगर हमें जो दे रखा है, मतलब जैसे इसमें अल्फा इंटू बीटा दे रखा है तो ए का मान पूछ रहा है, तो हम इसका मतलब इसका गुणनफल वाला भाग निकालेंगे। अगर यहाँ पे योग दिया होता तो योग का करके निकाल लेते। जैसे इस प्रश्न में अगर गुणनफल दिया है तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। मैंने आपको बताया होगा, अगर ध्यान ना हो तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे c क्या है, -6। a क्या है, a अभी हमें यही फाइंड करना है, a की जगह a लिखेंगे। तो ये अल्फा इंटू बीटा हमारे पास -6/a आ गया।
एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, मतलब एक समीकरण ये है, एक समीकरण देते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 2 से लेंगे, अल्फा और बीटा की जगह 4 को रखेंगे, 4 = -6/a। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 4a = -6, a = -6/4, काटेंगे 3/2 आएगा। मतलब कह सकते हैं a = -3/2 इसका सही आंसर। जैसे एक प्रश्न ये भी है, इस तरह से भी पूछा जाता है कि किसी बहुपद px के लिए ypx का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया गया है। जैसे आप देख रहे होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस ज़्यादातर इसमें एक्सचेंज क्या करेगा, यहाँ पे px जगह py कर देगा, उसमें संख्या ज्ञात कीजिए, या यही समीकरण बदल देगा। जैसे अब पहले में देखें, मैं आपको बता दूं कि अगर y = px कह रहा है, जैसे y = px कह रहा है, तो p के साथ जो रहेगा उस पे लाइन कितनी बार काट रही है। आप ध्यान से समझिएगा कि p के साथ जो रहेगा, जैसे p के साथ x है तो इसमें देखेंगे x को कितनी बार काट रहा है, मतलब कोई लाइन x को कितनी बार काट रही है, वही उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। और अगर x = py के बारे में पूछेगा तो हम सीधा y पे देखेंगे कि कितनी लाइन काट रही है। जो p के साथ होगा उसी पे हम देखेंगे कि उसको लाइन कितनी बार विभाजित कर रही है, वही उसके शून्यों की संख्या है। अब देखिए वैसे ही पहले में देखते हैं। पहले में हमें निकालना क्या है, किस पे निकालना है, x पे। तो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये एक को बार x को काट रही है, एक बार भी नहीं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस को एक बार भी टच नहीं कर रही, मतलब एक बार भी काट नहीं रही है। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 हो जाएगी। मतलब इसमें कह सकते हैं कि एक भी बार काट नहीं रही है। अब दूसरे डायग्राम में देखते हैं, इसमें x को कितनी बार काट रही है। आप देखेंगे यहाँ से अगर लाइन चल रही है तो ये एक ही बार यहाँ से काट रही है, बस x को एक बार काट रही है, इसीलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसमें देखिए ये यहाँ से चल रही, एक बार यहाँ x एक्सिस को काट रही है, ये x एक्सिस है, एक बार यहाँ काट रही है, फिर जा रही है, यहाँ पे आने के बाद फिर एक बार काट रही है, फिर आते हैं यहाँ पे फिर एक बार काट रही है। मतलब कह सकते हैं एक बार ये, 2 बार ये, 3 बार ये, मतलब शून्यकों की संख्या इसको ये जितनी बार काटेगी उतने शून्यकों की संख्या हो जाएगी। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। इसी तरह से प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो आप उसको ध्यान से करिएगा। अगर y पे पूछेगा तो x पे निकालिएगा, x पे पूछेगा तो y पे देख लीजिएगा, बस इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। a की द्विघात बहुपद f(x) 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। फिर पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न इसी में पूछ रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। मतलब इसके गुणनफल और योगफल, शून्य के गुणनफल और योगफल दोनों के बीच में संबंध हमें बताना है दूसरे प्रश्न में। और पहले में कह रहा है कि इसका शून्य निकालिए। तो शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, आपको पता होगा कि 3x² - x - 4 ये हमें दे रखा है f(x). तो इसका सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। हमने कहा था कि इन दोनों का गुणा मतलब इसका और इसका गुणा और इसके जो होगा ये इसके जोड़ घटाव के बराबर आना चाहिए। और जोड़ होगा कि घटाव होगा, उसके लिए मैंने बताया था यहाँ पे जो साइन होगा, अगर माइनस का है तो घटाव होगा, अगर यहाँ जोड़ का है तो यहाँ जोड़ होगा, जो यहाँ पे दिया रहेगा। अब जैसे ये है 3x² है माइनस, अब क्या करेंगे, 4 त्रिक 12, तो ऐसा यहाँ पे क्या करें कि 12 आए। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस होगा तो 4 3 12 होगा, 4 में से 3 को ही माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो मतलब 4 - 3 x - 4, 3x² - 4x माइनस माइनस प्लस 3x - 4, 3x, इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, x निकाल लें, क्या बचेगा 3x - 4
इसमें से +1 निकाल लें, क्या बचेगा 3x माइनस 4। x प्लस 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 को कॉमन कर लें, क्या बचेगा x प्लस 1। अब उसका शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 0 दर्शाते हैं। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू इधर माइनस में उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू 4/3। ये इसका पहला शून्य आ गया। अब इसी तरह दूसरे को 0 को दिखाएंगे, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। मतलब इन दोनों का शून्य क्या आ गया, पहला शून्य 4-3 आ गया और दूसरा -1 आ गया। तो इसको शून्य में ध्यान में रखिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए इसके शून्य क्या आए थे, एक शून्य का आया था 4/3 और दूसरा आया था -1। अब क्या दूसरा प्रश्न कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को दर्शाइए। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालते हैं। जो अभी शून्य निकाले हैं उसी से क्या होता है, -x का गुणांक बाई x² का गुणांक। इसका गुणांक क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप -1 है, यहाँ पे -1 होगा, बाई यहाँ पे 3 है, 3 होगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे, 1/3 आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, मतलब शून्यकों के बीच और योग मतलब गुणनफल के बीच, शून्यकों के गुणनफल के बीच। इसको भी करते हैं। ये क्या होता है, अचर पद बाई x² का गुणांक। ये क्या है, अचर पद कितना है -4 और गुणांक क्या है 3। तो हम कह सकते हैं कि इसके शून्यकों का योग 1/3 आ रहा है और इसके गुणनफल शून्यकों का गुणनफल -4/3 आ रहा है। ये इसका सल्यूशन होगा।